बिहारी का रात के अंधेरे में कभी ध्यान नहीं लगता। वो खुद को छोड़कर अपने आसपास की चीजों को अहमियत देता था। विनोदिनी को घर वापस छोड़कर आने के बाद बिहारी पूरी तरह से उदास। अपने घर वापस आकर बिहारी शांति से बैठ गया। वहीं एक कोने में तिपाई पर महेंद्र और आशा की तस्वीर लगी थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। बिहारी ने तस्वीर से कपड़ा हटाया और आशा की तस्वीर को देखने लगा। तभी गुस्से से भरा हुआ महेंद्र वहां आया और विनोदिनी का पता पूछने लगा, लेकिन बिहारी ने विनोदिनी के बारे में कुछ नहीं कहा। महेंद्र ने बिहारी का पूरा घर देखा कि कहीं उसने विनोदिनी को अपने घर में छिपा तो नहीं रखा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन यहाँ महेंद्र ने ये देख लिया था कि बिहारी आशा की तस्वीर को देख रहा था। दूसरी तरफ विनोदिनी अपने घर आ चुकी थी, लेकिन उसके गांव में अब उसकी कोई इज्जत न बची थी। उसने कलकत्ता में जो किया था इस बारे में उसके गांव वालों को भी पता चल चुका था। गांव के लोग उसे आते जाते ताने तो देते ही रहते थे। जब भी कभी डाकिया आता, विनोदिनी उससे पूछती कि क्या मेरी कोई चिट्ठी आई है, पर जवाब उसे हर बार नाम ही मिलता। विनोदिनी पागलों की तरह बिहारी की चिट्ठी का इंतजार कर रही थी। पर एक दिन विनोदिनी ने बिहारी को एक चिट्ठी लिखी। कुछ दिनों बाद शाम के समय जब विनोदिनी बिहारी का ध्यान कर रही थी, तब उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विनोदिनी ने सोचा कि जरूर बिहारी बाबू आए हैं, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने महेंद्र बाबू खड़े थे। विनोदिनी महेंद्र को देखते ही चिल्लाई कि जाओ जाओ यहाँ से, लेकिन महेंद्र उसे अपने साथ ले जाने आया था। वो विनोदिनी को बार बार कलकत्ता चलने के लिए बोल रहा था। फिर भी कुछ दिनों बाद विनोदिनी ने ये सोचकर महेंद्र के साथ चलने को हाँ भर दी कि कलकत्ता जाकर वो बिहारी से मिल लेगी। महेंद्र और विनोदिनी दोनों कलकत्ता पहुंच गए। महेंद्र ने विनोदिनी को एक अलग घर में रखा और अपना सामान लेने अपने घर गया। घर जाकर अपनी माँ राजलक्ष्मी से वो बोला कि कॉलेज के पास ही एक डेरा लेकर रहूंगा। अब कॉलेज आना जाना रोज नहीं होता। रात को ही महेंद्र अपना सारा सामान लेकर विनोदिनी के पास चला गया, लेकिन विनोदिनी ने उसे कहा कि वो यहाँ ना रहे, आशा और अपनी माँ के पास ही रहे। लेकिन महेंद्र विनोदिनी को छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जब विनोदिनी ने कई बार कहा तो उसी रात को वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे अचानक बिहारी की याद आई। उसने सोचा कि कहीं मुझे घर भेजकर विनोदिनी बिहारी से मिलने ना जाए। महेंद्र तभी भागकर बिहारी के घर गया। वहां नौकर ने बताया कि बिहारी बाबू तो घर पर नहीं है। वो तो 4-5 दिन पहले ही पछा की तरफ घूमने के लिए चले गए थे। ये सुनकर महेंद्र की जान में जान आई और वो उस रात बिहारी के घर पर ही रुका और उसे वहां वो चिट्ठी मिल गई जो विनोदिनी ने बिहारी को अपने गांव से लिखी थी। महेंद्र ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया। सुबह होने पर महेंद्र विनोदिनी के पास गया। उसे वो चिट्ठी देते हुए बोला कि बिहारी तो पछा घूमने गया है। ये सुनकर विनोदिनी को धक्का लगा कि बिहारी तो वहां है ही नहीं। इतना कहकर महेंद्र वापस अपने घर चला गया। राजलक्ष्मी और आशा महेंद्र के वापस आने से बेहद खुश थी, पर आशा महेंद्र के सामने आना भी पसंद नहीं करती थी। राजलक्ष्मी की तबीयत काफी खराब चल रही थी। महेंद्र ने कुछ दवाइयां लाकर आशा को दी कि वो ये दवाइयां समय से माँ को देती रहे। तब राजलक्ष्मी ने सोचा कि आशा तो महेंद्र को घर पर रोकने में असफल है, वो मेरी बीमारी के कारण ही घर पर रुका रहेगा। तो राजलक्ष्मी ने आशा की दी हुई दवाइयों को खाने के बजाय उन्हें फेंकना शुरू कर दिया, ताकि वो कभी ठीक ना हो और महेंद्र घर पर ही रहे। आशा को इस बारे में भनक भी ना थी। एक दिन राजलक्ष्मी ने आशा से कहा कि बिहारी नहीं आया, बहुत दिन हो गए। महेंद्र से झगड़ा हुआ है उसका, शायद इसलिए नहीं आता। तब आशा ने महेंद्र को कहा कि माँ बिहारी बाबू से मिलना चाहती है। इतना सुनकर महेंद्र बिहारी को घर लाने के लिए उसके घर चला, तो वहाँ पता चला कि बिहारी ने बाली में गंगा के किनारे एक बगीचा लिया है और वो वहीं जा रहे हैं। लेकिन बिहारी उस समय घर पर मौजूद न था, सिर्फ उसके नौकर उसका सामान ले जा रहे थे। फिर महेंद्र विनोदिनी के पास गया। विनोदिनी ने महेंद्र से बिहारी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। महेंद्र ने कहा कि कलकत्ता में तो नहीं है। तब विनोदिनी बोली कि ठीक है, चलो पछा चलते हैं। महेंद्र विनोदिनी की बात मान गया और बोला कि ठीक है, हम आज रात ही वहां निकलेंगे। और दूसरी तरफ महेंद्र के घर पर राजलक्ष्मी और आशा बिहारी का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने बिहारी के लिए खाना भी बना लिया था, पर ना तो महेंद्र आया और ना बिहारी। कुछ देर बाद शाम को नौकर महेंद्र की एक चिट्ठी लेकर आया, जिसमें लिखा था कि वो पछाड़ घूमने के लिए जा रहा है। आशा राजलक्ष्मी का पूरा ध्यान रख रही थी, लेकिन राजलक्ष्मी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब आशा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अपनी मौसी अन्नपूर्णा की याद आई और अन्नपूर्णा को चिट्ठी लिखकर उसने बुलावा भेजा। चिट्ठी पढ़ते ही अन्नपूर्णा कलकत्ता आ गई और राजलक्ष्मी की तबीयत देखकर बहुत दुखी हुई। यहाँ आकर अन्नपूर्णा को महेंद्र और विनोदिनी के किस्से के बारे में पता चला। तब अन्नपूर्णा ने पूछा कि बिहारी कहाँ है। बिहारी का पता लगवाने पर पता चला कि वो बाली में अपने बगीचे पर है। राजलक्ष्मी की बिहारी से मिलने की बहुत इच्छा हुई। तब आशा ने अन्नपूर्णा से कहा कि बिहारी को चिट्ठी भेजकर बुलवा लो। तब अन्नपूर्णा बोली कि नहीं, मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। बिहारी अपने बगीचे में जामुन के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अचानक अपने सामने अन्नपूर्णा को देखा तो बड़ा खुश हुआ। अन्नपूर्णा ने बिहारी को राजलक्ष्मी की तबीयत के बारे में बताया तो वो एकदम से परेशान हो गया और पूछा कि महेंद्र कहाँ है। तब अन्नपूर्णा ने महेंद्र और विनोदिनी के साथ चले जाने वाली बात बिहारी को बता दी। बिहारी अन्नपूर्णा के साथ कलकत्ता जाने के लिए निकल पड़ा तो सोच रहा था कि वो आशा का सामना कैसे करेगा, पर जैसे तैसे वो घर पहुंचा और पहुंचते ही राजलक्ष्मी से मिला। बिहारी को मिलते ही राजलक्ष्मी रो पड़ी। अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा कि तू महेंद्र का पता कर कि वो कहाँ है और उसे विनोदिनी के चंगुल से छुटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आशा जी नहीं पाएगी। तब बिहारी महेंद्र का पता लगाने के लिए बैंक गया तो उसे पता चला कि महेंद्र इन दिनों इलाहाबाद वाली शाखा से लेन देन कर रहा है और इधर विनोदिनी और महेंद्र स्टेशन पर थे। विनोदिनी और महेंद्र ऐसे ही घूमते जा रहे थे, उनका कोई एक ठिकाना न था। वो लोग घूमते घूमते बिहारी के बगीचे में पहुंच गए। विनोदिनी को मालूम पड़ गया था कि बिहारी इसी बगीचे में पिछले कुछ दिनों से रह रहा था। उसने महेंद्र को यहाँ रुकने के लिए राजी कर लिया, पर बिहारी अब वहाँ नहीं था। महेंद्र जब भी विनोदिनी के कमरे में जाता तो विनोदिनी उसे दरवाजे से ही बिना मिले वापस भेज देती थी और कहती थी कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अब महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपने घर वापस जाना चाहता था। एक दिन महेंद्र बाजार गया, माँ और आशा के लिए कुछ तोहफे खरीदे। तभी बिहारी विनोदिनी के घर गया, जहाँ वो बगीचे में रह रही थी। बिहारी ने विनोदिनी से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन विनोदिनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम एक विधवा से शादी नहीं कर सकते। तभी महेंद्र वहाँ आ गया। बिहारी ने महेंद्र को बताया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी मृत्यु सेज पर है। इतना सुनते ही महेंद्र वापस घर चला गया। पीछे पीछे बिहारी भी विनोदिनी के साथ आ गया, लेकिन विनोदिनी घर के अंदर नहीं आई। उसे घर के पास ही एक कमरे में छिपा कर रखा। महेंद्र और बिहारी को एक साथ देखकर राजलक्ष्मी बहुत खुश हुई। उसने आशा से कहा कि तुम खूब बढ़िया सी रसोई बनाओ, मैं इन दोनों को एक साथ खाते हुए देखना चाहती हूँ। आशा ने ऐसा ही किया। रात में जब महेंद्र और आशा सोने चले गए तब अकेले में राजलक्ष्मी ने बिहारी से विनोदिनी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तब बिहारी ने कहा कि वो घर के पास ही एक कमरे में छिपी हुई है, भूखी प्यासी है और उसका कहना है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ नहीं कर देती वो कुछ नहीं खाएगी पिएगी। इतना सुनते ही राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को तुरंत बुलवाया और विनोदिनी ने अपने कामों के लिए राजलक्ष्मी से माफी मांगी। राजलक्ष्मी ने उसे माफ कर दी। राजलक्ष्मी ने महेंद्र से कहा कि मेरे पास 2000 रुपए रखे हैं, वो विनोदिनी को दे दे, वो विधवा है, उन पैसों की सूद से वो अपना जीवन काट लेगी। और बिहारी को अपना एक गाँव दे दिया। विनोदिनी ने तय कर लिया कि वो आशा के साथ काशी जाकर अपना बाकी का जीवन बिताएगी। जाते जाते आशा और विनोदिनी को भी एक दूसरे से कोई शिकवा नहीं रहा।